नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। रेगुलर इतने क्लासेस होते हैं जिससे टाइम नहीं मिल पा रहा, बट कोशिश करूंगा मैं। अभी जीडी का एग्जाम आने वाला है, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। उसमें हम जीके का भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, और साथ ही साथ जो मैथ्स का होगा उसको भी हम यहाँ पे जीडी के प्रीवियस ईयर का शिफ्ट वाइज करने वाले, जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके स्टडी में। ठीक है। बाकी हमारी रीजनिंग की क्लासेस डेली चलती है, रेगुलर होती है, डेली होती है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि आप अभी यूट्यूब पर में अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्लास को देखिए, थोड़ा सा कोशिश किया हूँ 15 से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे विद डिटेल। देखिए मैं लिख के ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें दे के जाऊँ। ठीक है, इस वजह से। अदरवाइज अगर मैं एक ऑप्शन को लेकर के एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे मैंने लिख के जाया। तो ठीक, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन की करते हैं शुरुआत। आई होप कि मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, बड़े होंगे, शानदार होंगे, और आपकी जो पढ़ाई है दोस्तों वो भी बेहतरीन चलेगी। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, पीएटी हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, आर्मी हो एंड स्टेट एग्जाम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दोस्तों अगर बात करें तो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें तो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं। चलिए सीधा सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में। देखिए इसके साथ में 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इनके साथ में आपको थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मछली पालन, अंगूर की खेती, रेशम कीट पालन और सब्जियां, फूल और फल उगाना इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँ, लिख के एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ले जाएगा। इससे मैंने यहाँ पे लिख के लाया है, स्लाइड बना के लाया, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी टाइम सेव हो। ठीक है, मैं यहाँ भी आपका टाइम सेव कर रहा हूँ और नोट्स बनाने में भी कर रहा हूँ पीडीएफ देख करके। देखिए इस डिटेल की बात करते हैं, डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो किसको, तो राइट आंसर क्या होगा, अंगूर की खेती इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। उसके बाद क्या कहता है, अंगूरा उत्पादन या विटिकल्चर, अंगूर की खेती और कटाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, जब अंगूर का उपयोग विशेष रूप से शराब उत्पादन के लिए किया जाता है तो अंगूर के अध्ययन को विनिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती किया जाता है, लेकिन किंतु परंतु जब अंगूर का उपयोग विशेष रूप से शराब उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्या कहते हैं, विनिकल्चर कहते हैं। ये चीज़ आपको कहेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। फल, सब्जी, फूल और फल उगाने की विज्ञान और कला को बागवानी के रूप में जाना जाता है। इससे कोई रिलेटेड है नहीं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, 2011-12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी। तो क्या आंसर है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोशिश कीजिएगा एक बार बताने का दोस्तों, क्या आंसर हो सकता है इसका। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 752 है, ऑप्शन 2 716 है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या है 687, और चार नंबर ऑप्शन है 1000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 816 रुपये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 816 रुपये इसका राइट आंसर है। अगर डिटेल की बात करें थोड़ा सा, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 816 रुपये निर्धारित की गई थी। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये जो था रुपये कितना था, 1000 रुपये हो गया था, सुरेश तेंदुलकर पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार किया गया था, तो याद रखेंगे सुरेश तेंदुलकर पद्धति के अनुसार इसको डिसाइड किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो होगा 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के 1000 रुपये। शहरी क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं की ऊंची कीमतों के कारण शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा काफ़ी अधिक है, ऑब्वियस सी बात है। 2011 में गरीबों की संख्या टोटल इतनी थी। ठीक है, हो सकता है डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 बंदा बहादुर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे, आप सभी को पता होगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ये भी पता होगा। गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने मरवा दिया था, ये भी आपको पता होगा, पढ़ते आ रहे होंगे आप हिस्ट्री में। और खालसा पंथ एक प्रकार का सैन्य संगठन गुरु गोविंद सिंह द्वारा 13 अप्रैल 1699 को स्थापित किया गया था। गुरु हरकृष्ण सबसे कम आयु के सिख गुरु थे, वे 5 वर्ष की आयु में गुरु बन गए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा, रिलेटेड चीज़ें का, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें कंप्लीट होता जाए। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर जुड़ना चाहे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, लिंक वगैरह ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों ययाति और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आप कहेंगे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर है, गिरीश कर्नाड जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक, नाटककार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड में काम किया। गिरीश कर्नाड ने अपना पहला नाटक ययाति 1961 में 23 वर्ष की आयु में लिखा था, जब वह ऑक्सफोर्ड में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा ईयर आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा? तो 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ से ये नहीं पूछा गया कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, वो नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? टोंच नदी की है, शारदा नदी की है, पिंडर नदी की है, या फिर भागीरथी नदी की? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका शारदा नदी इसका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए सरयू जो है शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। सरयू सूरमुल से निकलती है और पंचेश्वर में महाकाली में मिल जाती है, जो नेपाल की सीमा पर है। सरयू उत्तराखंड राज्य के कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट शहरों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर अयोध्या जो है किस नदी पर है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। भूनी, सूप और खाती, इस नदी के तट पर कुछ प्रसिद्ध घाट हैं। ये घाट जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में पूछा जाता है। कौन कौन सा? भूनी, सूप और खाती, ये क्या है? इस नदी के प्रसिद्ध घाट हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो सभी को पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। राजा टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल ने मानक, बाट और माप, भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व गिरोह एवं अधिकारियों की शुरुआत की थी। उन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिसे जब्त के रूप में भी जाना जाता था, और कराधान की एक प्रणाली जिसे दहशला कहा जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में टोडरमल ने ही करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये ईस्वी? तो 1585, और किसके द्वारा किया गया था काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण? तो टोडरमल के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थोड़ा सा अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर जो है 1556 से 1605, अकबर तीसरा मुगल राजा 1556 से 1605 और हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं की मृत्यु के कारण अकबर जी जो है 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे। अकबर को विरासत में जो राज्य विरासत में मिला था वह बैरम खान के शासन के तहत कमजोर जागीरों के संग्रह से थोड़ा अधिक था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है। अकबर के नवरत्न जो थे कौन कौन थे? राजा बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, राजा मानसिंह थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो पियाजा थे, फकीर अजी याओदीन अब्दुल रहीम खान एक खाना थे। अब्दुल फजल ने 1589 में अकबरनामा लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थे किसके बारे में? तो अकबर जी के बारे में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मिंजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो मिंजो मतलब मिजोरम। ठीक है, कौन सा बांस नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? चेराव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेराव नृत्य भारत के मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें ज्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के जोड़े को पकड़े हुए होते हैं। थांगटा की बात करें तो थांगटा जो है दोस्तों मणिपुर की एक युद्ध कला है। उसके बाद मांचू मध्य प्रदेश के मालवा में किया जाने वाला एक नृत्य है। याकछम नृत्य सिक्किम में भूटिया समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये 3 चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो पहल शुरू की थी? आपको पता है एसएससी कुछ पुरानी चीज़ों को भी पूछ रही थी, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। नवंबर 2020 की न्यूज़ है ये, लेकिन जानना जरूरी है आपका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन पर गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए टीम हेलो नामक एक पहल शुरू की थी। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिए, WHO मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप केरला ब्लास्टर टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे? क्रिकेट से जोड़ेंगे, कबड्डी से जोड़ेंगे, बैडमिंटन से जोड़ेंगे, फुटबॉल से जोड़ेंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या आप आंसर करना चाहेंगे? आप कहेंगे सर हम सबसे आसान प्रश्न जो है यही है, और ये फुटबॉल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब कोच्चि केरल में स्थित एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो इंडियन सुपर लीग में प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है,
क्लब की स्थापना कब हुई थी? मई 2014 में हुई थी और इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन सत्र के दौरान हुई थी। ठीक है, आईएसएल आपको सभी को पता होगा, आईएसएल इंडियन सुपर लीग, जो कहाँ पे? इंडिया में होता है। किसका ये गेम है? लीग किसका है? तो फुटबॉल के लिए। ठीक है, द ब्लास्टर्स इंडियन सुपर लीग के 3 बार उपविजेता भी रह चुके हैं। इंडियन सुपर लीग भारतीय फुटबॉल लीग प्रणाली की पुरुषों की पेशेवर शीर्ष स्तरीय फुटबॉल टीम है। हीरो मोटोकॉर्प, याद रखिएगा ये चीजें, हीरो मोटोकॉर्प आधिकारिक प्रायोजक हैं और इसे आधिकारिक तौर पर हीरो इंडियन सुपर लीग कहा जाता है। इस लीग में वर्तमान में टोटल कितने क्लब शामिल है? तो 11 है। ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। इस प्रतियोगिता की स्थापना अगर आईएसएल की बात करें तो कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2013 को भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने के लिए। जिस तरह से आईपीएल है दोस्तों क्रिकेट के लिए, आईएसएल किसके लिए है? फुटबॉल के लिए। याद रहेगा ये चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप कहेंगे स्विच इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्विच जो है ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या फिर उसे पूर्ण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की बात करें तो ये एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। ट्रांजिस्टर की बात करें, एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रवर्धन और स्विच दोनों के रूप में कार्य करता है। फ्यूज एक सुरक्षा विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा के बहुत अधिक होने पर इसे परिपथ से हटा देता है। ठीक है, फ्यूज हम लगाते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो ये क्या होता है? फ्यूज हो जाता है और सप्लाई कट जाती है। पंजाब भारत से 5 नदियां मिथन कोट पाकिस्तान में डैश नदी में मिलती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोस्तों और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यह इस भाग में एक सुरम्य गोर्ज बनाता है। कौन सा सुरम्य गोर्ज बनाता है? तो सिंधु नदी। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आप कहेंगे सिंपल सा आंसर है 1761। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील यानी कि 100 किलोमीटर आसपास, लगभग 100 किलोमीटर के उत्तर में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के बीच में हुई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो तीनों याद रहेगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 56 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। डेट नहीं याद हो चलेगा, ईयर याद होना जरूरी है। 1526, 1556, 1761। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है क्वेश्चन? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसका? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी 43 बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 बी के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी संविधान के भाग 4 से 4 में शामिल है। अनुच्छेद 43 ए जो है 42वें संशोधन द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश देते हुए डाला गया था। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पहले कहा था कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूंगा। यही सारी चीज़ें अगर मैं लिखने लग जाऊँगा, यहाँ पर मैं राइट करने लग जाऊँ, तो आप समझ सकते हैं ये जो 15-20 क्वेश्चन अभी कराऊंगा उसको कराने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता इतना टाइम लगे आपका, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण किसके द्वि आवेशित होते हैं? तो आप कहेंगे हीलियम के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अल्फा कण जो है हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, अंडरस्टूड है सभी को। वे द्वि आवेशित हीलियम आयन है चूंकि उनका द्रव्यमान 4u होता है। इसलिए तीव्र गति से चलने वाले अल्फा कणों में काफी मात्रा में ऊर्जा होती है। एक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाकर एक अल्फा कण प्राप्त किया जाता है, अतः अल्फा कण एक द्वि आवेशित हीलियम आयन है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन हो जाएगा तीरंदाजी में, जरा बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? दीपिका कुमारी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे किससे हैं? भाला फेंक से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दीपिका कुमारी। सौम्यजीत घोष की बात करें तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर और मनिका बत्रा टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो संवाद
कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा का बीड़ा उठाने वाले कौन थे? तो राजा राममोहन राय जी ही थे। राजा राममोहन राय जी ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की, ठीक है, स्थापना की, जिसने हिंदू समाज में मौजूद बुरी प्रथाओं, विशेष रूप से सती प्रथा के खिलाफ काम किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी, अच्छा ये रिपीट हो गया, आई थिंक 16 में भी यही था क्या, 17 में भी यही था। ठीक है, ठीक है, तो 17 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पर किया। कम टाइम में कोशिश किया ज़्यादा देने का, आगे फिर कोशिश करेंगे जल्दी से एक वीडियो आपके लिए और जल्दी जाने का। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश उनके साथ में, एक नए उत्साह उनके साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा, सारी क्लास का जब भी क्लासेस होगी या वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।